प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीयकृत +2 विद्यालय नगर उटारी गढ़वा। आज मैं उपस्थित हूं 12वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत नाम से जो कविता दी गई है। इसी पाठ में प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को आज मैं जो उसका उत्तर है मैं उसे लिखाने जा रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जल्दी से तैयार हो जाइए लिखने के लिए। पहले मैं प्रश्न को पढ़ूंगा और उसके पश्चात उत्तर बताऊंगा। तो आप लिखिए। पहला प्रश्न है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका आप उत्तर लिखेंगे कि इन पंक्तियों में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम नहीं करते थे। इसके फलस्वरूप देवसेना स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है, परंतु उन बीते हुए पलों को याद करके देवसेना बहुत दुखी होती है और वह कहती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं को भिक्षा रूप में लुटा दिया है। अब मेरे पास कोई अभिलाषाएं नहीं बची हैं। अर्थात जीवन में यदि अभिलाषा हो तो मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, परंतु अब मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई अभिलाषा या उत्साह नहीं बचा है। यह इसका उत्तर हो गया। आप दूसरा प्रश्न को लीजिए। दूसरा प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? इसका उत्तर आप लिखेंगे कि आशा बहुत बलवती होती है, परंतु इसके साथ साथ वह बावली भी होती है। आशा यदि डूबे हुए को बचा सकती है तो उसे बावला भी कर सकती है। प्रेम में तो आशा बहुत ही बावली होती है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसे लेकर वह हजारों सपने बुनता है। फिर उसका प्रेमी उसे चाहे प्रेम करे या न करे, वह अपने प्रेमी के आशा के सहारे सपना बुनता है और उन सपनों में वह तैरता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि आशा जो होती है बावली होती है। इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है, मैंने निज दुर्बल ... होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पदबल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। व्यंजना अर्थात शक्ति, शब्द शक्ति है ये। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि दुर्बल पद बल देवसेना के बल की सीमा का ज्ञान कराता है। अर्थात देवसेना अपने बल की सीमा को बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसे पता है कि वह बहुत ही दुर्बल है, इसके बाद भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। दूसरा है होड़ लगाई। तो होड़ लगाई पंक्ति में निहित व्यंजना देवसेना की लगन अर्थात परिश्रम को दर्शाता है। देवसेना भली प्रकार से जानती है कि प्रेम में उसे हार प्राप्त होगी, परंतु इसके बावजूद भी वह पूरी लगन के साथ प्रलय अर्थात हार का सामना करती हुई रहती है, पर वह हार नहीं मानती है। यह इसका उत्तर हो गया। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने प्रश्न पढ़ा तीसरे वाला, यह अक्सर परीक्षा में आते रहता है। अब चौथा प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया तान उठाई। इसका उत्तर लिखिए। इन पंक्तियों की विशेषता है कि इसमें स्मृति बिंब बिखरा पड़ा है। देवसेना स्मृति में डूबी हुई है। उनको वे दिन स्मरण हो रहे हैं जब वह अपने प्रेम को पाने के लिए अथक प्रयास कर रही थी, परंतु वह असफल रही है। यह उसे अचानक उस प्रेमी का स्वर सुनाई पड़ा है
यह उसे चौंका देता है। विहाग राग का उल्लेख किया गया है जिसे आधी रात में गाया जाता है। स्वप्न को कवि ने श्रम के रूप में कहकर गहरी व्यंजना व्यक्त की है। स्वप्न को मानवीय रूप में दर्शाया गया है। इन पंक्तियों के मध्य देवसेना की असीम वेदना स्पष्ट रूप से व्यंजित होती है। दूसरा है लौटा लो डॉट डॉट लाज गवाई। इन पंक्तियों की विशेषता है कि इसमें देवसेना निराशा से भरी हुई है। हतोत्साहित मनोस्थिति का पता चलता है। स्कंदगुप्त का जो प्रेम का वेदना है उसे दुख दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। और हा हा शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है और तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। करुण रस भी आप लिख सकते हैं। बस चौथे प्रश्न जो काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने की बात कही गई थी, क और ख, आप इसे इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है कविता का व्याख्या करके, आप वहाँ से भी बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको इससे अत्यधिक मदद मिलेगी, समझ में आएगी। अब आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है 5वां, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? उत्तर लिखिए कि सम्राट स्कंदगुप्त से देवसेना प्रेम करती थी। उसे अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए देवसेना ने, परंतु उसे पाने में वह असफल रही। यही असफलता देवसेना के लिए घोर निराशा का कारण था। वही संसार में अपने पिता के साथ साथ भाइयों को खो चुकी थी। पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे। भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु स्कंदगुप्त ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए देवसेना की हार का, निराशा का, ये सभी कारण थे। अब आगे जो दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत, उसमें कुछ प्रश्न है, उसको मैं देख लेता हूँ। पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो आप लिखिए कि जयशंकर प्रसाद जी ने कार्नेलिया की गीत कविता में इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। पहला लिखिए आप कि भारत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं, ये विशेषता बताई गई है। दूसरा, यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी प्रेम पूर्वक भोजन इत्यादि कराया जाता है या सहारा प्रदान किया जाता है। तीसरा, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। चौथा, यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति की भावनाओं से भरे हुए हैं। पांचवा आप लिख सकते हैं कि भारत की संस्कृति महान है। बस इतना पर्याप्त है। दूसरा प्रश्न, उड़ते खग और बरसाती बादल, आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। अपरिचित व्यक्ति जो दूसरे देश से अपने देश में आते हैं। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वह प्यारा देश भारत हमारा है। अर्थात भारत में बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय दिया जाता है। भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। बरसाती आँखों के बादल पंक्ति में जो विशेष अर्थ व्यंजित हुआ है वह है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। वह दुख आँखों में आंसू के रूप में भी निकल पड़ता है। यह इसका उत्तर हो गया। आप तीसरा जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते सब जगकर रजनी भर तारा।
इसके पूर्व जो मैंने वीडियो अपलोड किया है आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं, परंतु आप यहाँ भी देखना चाहें तो लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ कि इन पंक्तियों में उषा का मानवीकरण किया गया है। उसे पानी भरने वाली सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इन पंक्तियों में भोर का जो सौंदर्य है वह सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार उषा रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े कलश से आकाश रूपी कुएं में मंगल पानी भरकर भारत की धरती पर जीवन में सुख के रूप में लुढ़का देती है। तारे उगने लगते हैं। भाव यह है कि चारों ओर भोर हो चुकी है और सूर्य की किरणें, सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही है। तारे भी छुप गए हैं। हेमकुंभ में रूपक अलंकार है। उषा तथा तारे का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार है। काव्यांश में गेयता है, गीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, साहित्यिक खड़ी बोली है। जब जगकर में रजनी भर तारा में र वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। बस। चौथा प्रश्न, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने जो पूर्व में वीडियो अपलोड किए हुए हैं कार्नेलिया का गीत, आप उसमें से देख करके लिख सकते हैं। एक ही बात है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कवि जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार भारत देश बहुत ही सुंदर और प्यारा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, अविस्मरणीय है। यहाँ सूर्योदय का दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। सूर्य के प्रकाश में तालाब में खिले हुए कमल के फूल या अन्य जो फूल हैं उनके ऊपर, साथ ही वृक्षों का सौंदर्य मन को हर लेता है। ऐसा लगता है मानो यह प्रकाश कमल पत्तों पर तथा वृक्षों की चोटियों पर क्रिया कर रहा है, नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। भोर के समय सूर्य के उदित होने के कारण चारों ओर फैली लालिमा मंगलकारी लगती है और कुमकुम सा बिखरा हुआ दिखाई देता है। मलय पर्वत की तरफ से चंदन से सुगंधित शीतल वायु का सहारा पाकर अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ने वाले पक्षी आकाश में जब भारत की तरफ मुँह करके उड़ते हुए आते हैं तो इंद्रधनुष सा जादू उत्पन्न होता है, दिखाई देता है। सूर्य सोने के घड़े के समान आकाश में सुशोभित होता है। उसकी किरणें लोगों को आलस से निकाल कर कार्य करने के लिए, कर्मशील होने के लिए प्रेरित करती हैं और यहाँ के लोग प्रसन्न रहते हैं। बस, प्रश्नोत्तर समाप्त हो चुकी है। जो भी प्रश्न पाठ्य पुस्तक में दिया गया था वह हल हो चुका है। विद्यार्थियों, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द जो आगे की कविता है, पाठ है, उसे मैं बनाकर अपलोड करूँगा। आप लोग प्रश्नोत्तर को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।